तो देखिए इसमें जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी डिफाइन करके उसको एज ए फार्मूला हम लोग याद करेंगे, क्योंकि उसी के फॉर्म में क्वेश्चन या उसी फॉर्म में जो है हम रिजल्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये तो आ गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, मतलब इतना एनर्जी जो है वायर में स्टोर होगा। अगर हम ये पूछें कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, मतलब यूनिट वॉल्यूम में, अच्छा दिया क्या क्या हुआ है, जैसे ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ L दिया हुआ है, लेंथ L, फोर्स के लगने की वजह से उसके अंदर इलॉन्गेशन आया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम में निकालिए कितना आएगा यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी। ये तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया जो टोटल इस वायर में होगा या रॉड में होगा। रॉड में टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप हो रहा है वो वैल्यू ये है, लेकिन हम पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब इसके नीचे हेडिंग दीजिएगा या फिर एज ए रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब U by V हो जाए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U by V। ठीक है, मतलब वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड करेंगे। अच्छा इसका वॉल्यूम होगा कितना, रॉड का या वायर का, एरिया इनटू लेंथ, यही होगा, एरिया इनटू लेंथ होगा। तो यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी आया हुआ है हाफ गामा A by L डेल्टा L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AL, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, एरिया से एरिया कैंसिल होगा, ठीक। अब देखिए यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाफ गामा अलग और ये L नीचे जाएगा तो L स्क्वायर हो गया, और ये डेल्टा L स्क्वायर है तो डेल्टा L स्क्वायर और ये L स्क्वायर, तो क्या ये डेल्टा L बाई L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इस डेल्टा L बाई L को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा U बाई V इज इक्वल टू हाफ गामा स्ट्रेन का स्क्वायर। आपको इसको एज ए रिजल्ट याद करना होगा। इसको एज अ फॉर्मूला एज ए रिजल्ट याद कर लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो रॉड में या वायर में डेवलप होगा वो होगा हाफ गामा स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करना थोड़ा आसान भी है अगर इसको एज्यूम कर लें के की तरह। जैसे स्प्रिंग में जो हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग में, तो ये स्प्रिंग में के की तरह तो नहीं है, वो तो वैल्यू कुछ और ही होता है गामा ए बाई एल। लेकिन उससे अगर रिलेट करके देखें तो हाफ के एक्स स्क्वायर जैसा है, तो उसके बेस पे याद कर लेंगे, जल्दी भूलेंगे नहीं। हाफ के एक्स, हाँ जो एक्स होता था वो इलॉन्गेशन होता था, लेकिन यहाँ पर इलॉन्गेशन नहीं है, स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन का स्क्वायर होगा। अच्छा अब इसी को आप लोग कन्वर्ट करिए जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों दिखे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आए स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में। तो आप कन्वर्ट करके देखिए क्या आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में।
देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू आया है हाफ यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर, हो जाएगा हाफ। अब ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ये गामा। अब यहाँ से स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अच्छा स्ट्रेस के टर्म में लाना है इसको, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? गामा इनटू स्ट्रेन, मतलब ये पूरा टर्म की जगह स्ट्रेस लिख सकते हैं, तो इसको जो है गामा स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन। अब ये जो पोर्शन है ये स्ट्रेस हो जाएगा, यहाँ से तो हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। नोट कर लीजिए इसको। एक और बचा है स्ट्रेस और गामा के टर्म में, स्ट्रेस और गामा के टर्म में। इन सबको जो है बक्से में से भरते जाइएगा, क्योंकि ये सब रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। एक भी याद रहेगा तो बाकी सब कन्वर्ट कर लेंगे, एक भी रिजल्ट पता रहेगा तो बाकी रिजल्ट उससे कन्वर्ट हो जाएगा। गामा और स्ट्रेस के टर्म में वो आ जाएगा u बाई वी। देखिए इसी फॉर्मूले से एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, क्लियर ना? इसी फॉर्मूले से एक दूसरे में कन्वर्ट होगा, वो आ जाएगा हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा। ठीक है। अब ये अगर ग्राफ में बनाना हो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और स्ट्रेन के बीच, तो कैसा ग्राफ आएगा? बना लीजिए इसमें। एक्सप्रेशन देखिए कैसा आ रहा है, देखिए गामा तो कांस्टेंट होगा और स्ट्रेन एक्स एक्सिस पर है और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाई एक्सिस पर, तो y इज इक्वल टू k x स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। तो कैसा बनेगा? देखिए जिसका पावर ज्यादा वो दूसरे वाले को घेरता है, मतलब ऐसा है। ठीक, इसका पावर ज्यादा है, स्ट्रेन का पावर ज्यादा है, तो y एक्सिस के ऊपर ऐसे वो घेरेगा। ग्राफ भी बना लीजिए। मतलब नीट के एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब इससे कोई बहुत ज्यादा घुमा फिर कुछ भी नहीं क्वेश्चन पूछने वाला, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले बेस पर आना है। बस आपको फॉर्मूला तैयार रहना चाहिए बस। अच्छा उसी तरीके से अगर ये हो गया ना, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ खींचना है, वो कैसा बनेगा? स्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पर भी बताइए इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है गामा वो ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, बस इतना ही अंतर है। बाकी रिलेशन वैसा ही है जैसा स्ट्रेन में था, तो उसका भी ग्राफ बना सकते हैं। मतलब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का ग्राफ हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑब्लिक करके स्ट्रेस का भी लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में जो डाटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया रहेगा उसके बेस पर सबसे पहले हम लोग, क्योंकि जो डाटा दिया रहेगा उससे हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल लेंगे, या फिर स्ट्रेस निकाल लेंगे गामा दिया रहेगा, या वैसे स्ट्रेन और गामा दिया रहेगा, यही पॉसिबिलिटी रहेगा। और वो दो क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड, या तो पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या तो फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट बोलेगा तब तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, आ जाएगा।
लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी इन वायर या रॉड पूछता है तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लास्ट में इसी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैक्सिमम बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। क्लियर ना, जल्दबाजी में पता रहता है तब भी जल्दबाजी में गलती होता है। आप सॉल्व करेंगे तो अपने टेस्ट में या फिर बुकलेट में, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो वैल्यू आ रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम का वैल्यू है। तो ठीक है, तो इसमें देखिए बुकलेट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बुकलेट निकालिए, इसमें सब फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। बाकी जो थोड़ा हटकर क्वेश्चन होगा उसको हम जस्ट अभी करवा दे रहे हैं। आप लोग होमवर्क इसमें दे रहे हैं, बुकलेट निकालिए, पेज नंबर 53। जो बिल्कुल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग सोच के अपना पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा। जो तो हटकर क्वेश्चन आएगा उसको अगली क्लास में करवा देंगे। पेज नंबर 53 में क्वेश्चन नंबर 88, 89, 88, 89, 90, ओके 91 नहीं करना है, गड़बड़ क्वेश्चन है वो, 91 हटा दीजिए इसमें। 92, 92, 93 करना है, लेकिन इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आप लोग अपने बेसिक से, क्योंकि 93 वाला क्वेश्चन ये वर्क ऑन एनर्जी का है, भले इसमें दे दिया है लेकिन ये वर्क ऑन एनर्जी का क्वेश्चन है। 93 इसका आंसर नहीं मैच करेगा, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आंसर मैच कराएंगे तो मैच करेगा नहीं वो। 94, 95, 96, 97, 98, 99 से लेकर के 102 तक, 99 से लेकर के 102 तक। 103 का आंसर मैच नहीं करेगा, आप लोग बेसिक से सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा वो। आंसर नहीं मैच करेगा, गलत दिया हुआ है। 104, 105 क्वेश्चन वही है जो 94 है, ठीक ना। तो इसको कट कर दीजिए, दो बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। 95 हटा दीजिए, नहीं 105 को हटा दीजिए, वो क्वेश्चन 94 जैसा है, मतलब वही क्वेश्चन है, रिपीट किया है। 106 और 107 नहीं करना है, इसका रीजन है आउट ऑफ सिलेबस है ये, और इससे रिलेटेड जो रिजल्ट होगा हम याद करवा देंगे आपको, क्लियर ना। और 108 से लेकर के 110 तक पूरा तीनों क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में दिए हैं सब फॉर्मूले पर बेस है, क्लियर ना। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सोचना होगा आपको, या कुछ ट्रिकी या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल मतलब उसमें आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन का हटकर इससे है उसको हम करवा दे रहे हैं। अच्छा, डेरिवेशन को हम इसलिए दोबारा हम पूछे हैं कि समझ में आ गया है, क्योंकि इसी पर बेस्ड दूसरा एक क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, उसमें फोर्स वेरिएबल नहीं रहेगा। मतलब अभी क्या था कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो रहा था और धीरे धीरे उसको स्लोली स्ट्रेच कर रहे थे, ठीक है। अब क्या रहेगा, जो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल वो वेरिएबल ना होकर के वो कांस्टेंट होगा, तब आपको बर्डन निकालना है, ठीक। तो उसको देखते हैं क्वेश्चन।
देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, जो फोर्स F दिया हुआ है ये कांस्टेंट है, ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग। और नीचे आप लिख लीजिएगा कि रॉड इज स्ट्रेस्ड अप टू वायर इज stressed up to delta L, wire is stressed up to delta L। हो गया पहला क्वेश्चन इसमें, फाइंड वर्क डन बाय external force, find work done by external force। दूसरा find work done by restoring force। ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंटरनल फोर्स। पहले इन दोनों को कैलकुलेट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे होगा डेल्टा एल तक इसको स्ट्रेच करना है। कांस्टेंट फोर्स के द्वारा क्या आएगा, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जो यहाँ पर एफ लग रहा है। तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फोर्स भी आगे की तरफ है। ये पॉजिटिव में एफ डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है। अब द वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, वो तो इंटीग्रेशन से आएगा। रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो इंटीग्रेशन से आएगा, क्योंकि वो जो इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा वो तो इसके लेंथ के वेरिएशन के साथ ही टेंशन भी वेरी करेगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स इसके जस्ट अपोजिट आएगा एफ या टेंशन, वो जो है इसके लेंथ के बढ़ने के साथ साथ रिस्टोरिंग फोर्स वेरिएबल रहेगा। वो कहां से कहां तक रिस्टोरिंग फोर्स वेरी करेगा, 0 से लेकर के डेल्टा एल तक। तो वर्डन कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या ये लिख सकते हैं क्या, माइनस हाफ एफ डेल्टा एल। कैसे, देखिए वर्डन का एक रिजल्ट लिखवाए थे हम, याद करिए इसमें गामा ए बाई एल डेल्टा एल का स्क्वायर यही था। अगर माइनस में लगाते हैं तो वर्डन बाई रिस्टोरिंग यही था ना। अब देखिए इसमें जो है गामा ए बाई हाफ, तो यहां से आता था, यहीं से रिजल्ट ये कन्वर्ट हुआ था हाफ माइनस में एफ मैक्सिमम और डेल्टा एल, और ये क्या था, मैक्सिमम इलॉन्गेशन था, डेल्टा कैपिटल एल, ये था मैक्सिमम इलॉन्गेशन और ये था मैक्सिमम फोर्स।
तो मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम इलॉन्गेशन के मल्टीप्लिकेशन के हाफ का वैल्यू था वर्ड में रिस्टोरिंग फोर्स। ये तो पहले आप लिख चुके हैं, इसी का रिजल्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो फाइनली जब ये डेल्टा एल तक पहुंच जाएगा इसका इलॉन्गेशन, तो जो कांस्टेंट फोर्स F लग रहा था यहाँ पर इधर, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स और F दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर बराबर। कब? जब ये फाइनली डेल्टा एल तक आ जाएगा। डेल्टा एल तक इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यहाँ तक आएगा तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और वहीं तक फाइनली वो स्ट्रेच होगा। ठीक, मतलब ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए वर्ड में रिस्टोरिंग फोर्स का। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था इसमें? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता था वो होता था माइनस इसी का वर्ड बाई रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए प्लस में आ जाता था। तो पोटेंशियल एनर्जी होता था हाफ एफ मैक्सिमम, जो भी आएगा इसमें जो मैक्सिमम इलॉन्गेशन पर होगा, इनटू मैक्सिमम इलॉन्गेशन, यही होगा। तो यहां पर लिख लीजिए सेकेंड वाले का आंसर। पहला तो ये है, दूसरा माइनस हाफ एफ मैक्स डेल्टा एल। और यहां पर लिख लीजिएगा जो मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स के जो कांस्टेंट फोर्स है उसके बराबर होगा। यहां पर लिख लीजिएगा जो फोर्स रिस्टोरिंग आ रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू वो कांस्टेंट जो फोर्स दिया हो उसके बराबर होगा। हो गया। तीसरा पॉइंट अगर इसमें पूछा जाए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, वो कितना होगा? कितना ही होगा प्लस में। तो तीसरा यहाँ पर भले क्वेश्चन लिखे नहीं है उसमें, लेकिन आप यहाँ पर लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, वो इतना ही आएगा, प्लस में आ जाएगा हाफ एफ डेल्टा एल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, अब इसको समझिएगा और बताइएगा। इसमें जैसे रॉड है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रॉड के ऊपर जो वर्क किया गया, जो वर्क हम किए एक्सटर्नल फोर्स, वो इसके अंदर एक तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो गया। कितना रॉड के ऊपर वर्क किया गया है बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा रॉड पे कितना वर्क किया गया है, ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो कि कांस्टेंट है। अच्छा, जो हम वर्क रॉड के ऊपर कर रहे हैं, मतलब वो एनर्जी हम दे दिए उसको, वर्क ऑन रॉड बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हम रॉड के ऊपर वर्क किए तो हम इसको एनर्जी दे दिए। तो हम जो एनर्जी दिए इसको इतना दिए हैं, और इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है इसके अंदर, तो बोलेंगे वो तो ये है। तो मतलब वर्क किए हम इतना एनर्जी है और उसके अंदर इतना एनर्जी स्टोर हो गया है, तो बाकी एनर्जी कहाँ गया, ये चौथा क्वेश्चन है। जैसे इसके ऊपर जो हम वर्क किए, अगर वो 10 जूल किए तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ केवल 5 ही जूल हुआ। अभी 5 जूल और है जो कहीं खर्चा हुआ होगा, तो वही क्वेश्चन है कहाँ पर ये खर्च हुआ। सोचिए, नहीं कांटिन्यू नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसको मूवमेंट होगा, लेकिन फाइनली उसको जो है इक्विलिब्रियम में उसको ला करके रोक देंगे हम लोग जो है। रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना। सोचिए थोड़ा, जैसे उसको कांस्टेंट फोर्स लगा करके यहाँ पर रोक दिया गया। रॉड पे वर्क हुआ है जितना, उसमें से केवल आधा ही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। अभी बाकी आधा एनर्जी जो इसके ऊपर दिए हुए हैं वो बाकी है, वो कहाँ गया, तो वही है वो हीट के फॉर्म में जाता है। क्लियर? तो इसमें चौथा पॉइंट लिख लीजिए, चौथा पॉइंट लिख लीजिए क्या, रॉड के ऊपर टोटल वर्क कितना किया गया, F इंटू डेल्टा एल
और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कितना स्टोर हुआ, हाफ एफ डेल्टा एल। जो रिमेनिंग एनर्जी जो बचा हुआ है वो हीट के फॉर्म में उसमें डेवलप हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। वर्क ऑन रॉड, ये एफ डेल्टा एल है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ये जो है हाफ एफ डेल्टा एल एंड रिमेनिंग एनर्जी stored in form of heat। जो वर्क किया गया वो दो पार्ट में बटा है, ये इंडिकेशन दे दीजिएगा। और ये भी कितना हो जाएगा हीट, तो उसको घटा दीजिए, एफ डेल्टा एल माइनस हाफ एफ डेल्टा एल, मतलब हो जाएगा हाफ एफ डेल्टा एल। यहाँ पर जो वर्क किया गया वो दो पार्ट में एनर्जी बटा हुआ है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने में और दूसरा हीट के रूप में स्टोर करने में। मतलब ये जो है भले हम लोग टच करें रॉड को गर्म ना महसूस हो क्योंकि हीट होता बहुत कम इसके अंदर स्टोर हो, लेकिन अगर वो क्वांटिटी में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर होगा तो वो हमें हीट महसूस भी होगा टेम्परेचर बढ़ने के रिस्पेक्ट में। क्लियर ना, तो उसका टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तब अगर ज़्यादा अमाउंट में हीट डेवलप हुआ और वो स्टोर हुआ तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, वो हीट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये नोट कर लिया ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स, in the combination of rods। ये डायग्राम बना लीजिए। इन दोनों में मिलाकर के कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा।
कैलकुलेशन केवल है इसमें, बाकी बेसिक जो फार्मूला है उसी पर लाना है हम लोग को, पोटेंशियल एनर्जी जो बेसिक फार्मूला है। देखा जाए जो भी सोचना होगा सोच लिए होंगे इसमें। देखिए इसको, क्योंकि ये स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है, तो यहाँ पर इसके जगह हटा करके 2 स्प्रिंग लगा सकते हैं। इन दोनों की जगह 2 स्प्रिंग लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर K1 और K2 कितना होगा तब, तो K जो है वो रॉड का K कितना होता है, गामा A/L, यही होता है ना। जैसे रॉड का जो K स्प्रिंग से अगर कंपेयर करते हैं तो स्प्रिंग का जो K होगा वो रॉड का गामा A/L, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में जो जो डाटा दिया हो उसको रखिए, इसमें हो जाएगा ये गामा, ये तो फिक्स होगा, और एरिया हो जाएगा पाई r²/4, r/2 रेडियस है तो πr²/4 हो जाएगा, इनटू लेंथ कितना है L, और इसका कितना हो जाएगा K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा गामा, एरिया कितना होगा πr², रेडियस r दिया हुआ है πr² होगा, डिवाइडेड बाई 2L। ठीक, अगर हमें K1 K2 पता है और इसका मास m है तो mg फोर्स नीचे लगेगा। और जो कि देखिए यहाँ पर मास के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, जब भी मास के बारे में जिक्र न करे तो मतलब मासलेस है, और जब कोई भी रॉड मासलेस होता है तो उसकी हर जगह टेंशन सेम होता है। क्लियर। अब बताइए इसमें जो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ K इक्विवेलेंट इनटू नेट इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन का स्क्वायर, ये नेट इलोंगेशन है। क्लियर। यहाँ पर चूंकि ये दोनों मिल करके क्या बोले थे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि इन दोनों स्प्रिंग को हटाना है। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि इन दोनों स्प्रिंग को हटाना है और एक स्प्रिंग लाना है, तो उसका इक्विवेलेंट जो होगा वो यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि दोनों मिल करके अब तो एक हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों स्प्रिंग मिल करके एक स्प्रिंग हो जाएगा और वो यहाँ पर m मास से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हाफ K इक्विवेलेंट हो गया ये इन दोनों की जगह, इनटू जो नेट इलोंगेशन आएगा वो यहाँ पर रख देंगे। अब ये वैल्यू निकले कैसे, अब ये देखना है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये आ जाएगा हाफ K इक्विवेलेंट इनटू x, जहां पर ये वैल्यू जो आएगा इक्विवेलेंट इनटू नेट इलोंगेशन, इक्विवेलेंट इनटू नेट इलोंगेशन क्या देगा ये, इक्विवेलेंट नेट इलोंगेशन। इसके डेरिवेशन से, अगर ये डेरिवेशन आपको अगर अच्छे से याद है जो पिछले लेक्चर में बताए थे, तो वहां से कंपेयर करेंगे तभी आप आंसर दे सकते हैं। अगर वो डेरिवेशन भूल चुके होंगे तब तो दिक्कत होगा। वहां पर क्या था, ये फोर्स के बराबर था K इक्विवेलेंट इनटू x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ और F जो भी फोर्स यहाँ डेवलप होगा, जैसे mg नीचे है और यहाँ पर टेंशन T है, या वही फोर्स F से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ F अब दी x। अब ये भी तो फाइंड करना पड़ेगा, ये भी तो नहीं पता है ना, अब ये कैसे आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यही रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, F इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू नेट इलोंगेशन, हम इसी रिजल्ट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर जो है क्या x की जगह, मतलब इसके जगह क्या F डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट, मतलब K का डिवाइड करिए इसको, तो क्या F डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या तो ठीक है, ये आसान है पता करना, ये तो मैं बैलेंस कर लें यहाँ पर, तो F इक्वल टू mg है, क्लियर ना। तो यहाँ पर F इक्वल टू mg, तो वो F यहाँ पर आ जाएगा और K इक्विवेलेंट यहाँ पर इसको सॉल्व कर निकालेंगे
तो जब सीरीज में होता है तो के इक्विवेलेंट का रिजल्ट क्या आता है, k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग k/4 अगर ले लें तो क्या ये k/2 हुआ, देखिए कंपेयर करके देखिए इसमें, जैसे इस पूरे को k मानिए, इस पूरे को k, तो k/4 हो गया और वही एक्सप्रेशन यहाँ पर भी है तो ये k/2 हो जाएगा। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर रखिए तो आ जाएगा k/4 इंटू k/2 डिवाइडेड बाई k/4। लास्ट में हम लोग रखेंगे जिसको k माने हैं उसको लास्ट में ये रख देंगे, आ जाएगा k/2। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करिए कितना आ रहा है, एक तो k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से k कॉमन निकालेंगे, वहां से एक k कैंसिल होगा, ये देखिए 4 इंटू 2 8 k/8 और यहाँ पर आएगा कितना आ रहा है ये 2 6 6/8 मतलब आ जाएगा 3/4 3/4 मतलब 3/4 4 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। सही है ना, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, k/6 यही आएगा। ठीक, अब देखिए फाइनली जो जिसको k माने थे उसको यहाँ पर रख देंगे, मैं बार बार इसको लिखना पड़ता, टाइम जाता, इसलिए k माने थे। अब देखिए यहाँ पर गामा बाई आर स्क्वायर बाई एल और 6 यही होगा। तो ये क्या आ गया बताइए, ये आ गया के इक्विवेलेंट का वैल्यू इसका, और एफ का वैल्यू कितना है mg के बराबर है। तो यहां से आ जाएगा आंसर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या था, हाफ एफ स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट, यही था ना, तो जाएगा हाफ। देखिए एफ का वैल्यू यहां से जब बैलेंस किए हैं तो आ गया mg का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो के इक्विवेलेंट आया है वो ये आया है, ये आ गया गामा बाई आर स्क्वायर बाई 6l, तो बाई 6l ऊपर चला जाएगा, बाकी इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, ये 3 हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 3 भी ऊपर जाएगा, 3 भी ऊपर जाएगा, गामा बाई आर स्क्वायर। एक तो तरीका ये है, क्लियर ना। दूसरा तरीका जो आप लोग लगाए होंगे क्या, देखिए mg नीचे लग रहा है, जो आप लोग का अप्रोच रहा होगा ये रहा होगा, देखिए mg नीचे लगा, अब मासलेस है तो हर जगह जो टेंशन आएगा वो mg आएगा। अब इसको एक अलग रॉड और इसको एक अलग रॉड, देखिए सेकंड मेथड है, तो इसमें आ जाएगा ये जो भी फोर्स है, ये F जो है वो mg के बराबर, बाकी r/2 l और गामा दिया हुआ है। उससे सेकेंड वाले क्या हो जाएगा, इसका भी mg फोर्स हो जाएगा, बाकी इसका जो वैल्यू दिया हुआ। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, देखिए फोर्स मिल गया और एरिया मिल गया, रेडियस है तो मतलब एरिया है, तो फोर्स मिल गया एरिया मिल गया तो स्ट्रेस मिल गया, स्ट्रेस मिल गया, गामा हमें पता है, तो स्ट्रेस और गामा के टर्म में हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए देखिए स्पीड तभी बोल पाएगा जब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, ये तो बार बार भी पढ़ना पलट आपको देखना पड़ेगा फॉर्मूला क्या है, क्लियर ना। तो अभी नोट कर लीजिए आप लोग, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगा उसमें। देखिए इसमें क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी u1 इक्वल टू आ जाएगा हाफ, स्ट्रेन वाला फॉर्मूला मत यूज करिएगा, स्ट्रेन वाला, क्योंकि हमें चेंज इन लेंथ नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का 3 फार्मूला था जिसमें स्ट्रेन के भी टर्म में था, 2 फार्मूला नहीं लगेगा, कौन कौन सा, एक अब चूंकि याद रहेगा तभी बोल पाएंगे आप लोग, पहला जिसमें स्ट्रेन था हाफ गामा स्ट्रेन का स्क्वायर, ये भी नहीं लगेगा फार्मूला, और दूसरा क्या था हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये भी नहीं लगेगा क्योंकि हमें स्ट्रेन नहीं पता है, क्लियर। तो आप डायरेक्ट लगाइए हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा, यहाँ पर हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा इनटू एरिया इनटू लेंथ, ये मत भूलिएगा,
केवल इसको ही लिख करके पोटेंशियल एनर्जी मत समझिएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी पर एंड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वॉल्यूम इसका कितना होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होगा और इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो देख लीजिएगा, इसमें इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। हमारे हिसाब से फर्स्ट मेथड थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, अगर वो प्रैक्टिस में आ जाता है तो, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन लोग बचा ले रहे हैं। आपको समझना हो दोबारा पहला ही प्रोसेस समझ लीजिए, हमसे अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसको लगाएंगे, टाइम बचाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें आपको डायरेक्ट यही यूज़ करना होगा। हम भले इसको समझाने के लिए पूरा बताए हैं, आपको फाइनली यही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। ये भले इसको करवाने के लिए क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, अभी तक लगभग 10 साल के अंदर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं है इस टाइप। क्लियर ना? भले एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इसको क्वेश्चन लगा लीजिए। अब इसके पहले क्वेश्चन हम अभी देते हैं जो नीट में आया हुआ है। नीट में आया क्वेश्चन अभी तक जितना भी पूछा है वो बड़ा सिंपल पूछा है, आपके फॉर्मूले के ही बेस पे। ठीक है ना?
हो गया। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन में इसको जो है आप लोग बक्से में रख दीजिए, इसको याद कर लीजिए। क्लियर ना? अगर बाई चांस नीट में पूछता है तो बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट होगा, पैरेलल का भी नहीं देगा, सीरीज का ही देगा। पैरेलल क्या होता है, इसमें अगर बनाना होता तो ऐसे बनाता, कोई ब्लॉक जो है वो 2 रॉड से ऐसे अटैच करके ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन बन जाता, ये दोनों पैरेलल हो जाता। ये कभी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा सीरीज में ही पूछेगा, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं हो पाएगा वो ना, मतलब ये नहीं पूछ सकता कभी भी, वो हमेशा सीरीज में पूछेगा। तो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए ये सब स्कोरिंग क्यों चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है वही क्वेश्चन आएगा और उसी टाइप का ही आएगा, बस डाटा बदला रहेगा सर, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन आता भी है तो डायरेक्ट इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब इतना पूरा लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट यही रिजल्ट यूज करना है एग्जाम में। इसलिए इसको बक्से में भरिए, इसको लिख दीजिए यहाँ पर कि याद करना है। इसमें देखिए ये तो आसान है, बस जो भी कैलकुलेशन होगा बस इसी कैलकुलेशन होगा के इक्विवेलेंट का, बस जो भी टाइम बर्बाद होगा वो केवल के इक्विवेलेंट निकालने में होगा। लिखिए कॉपी में ये, क्योंकि आप जब 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद रिवीजन करेंगे तो ये ज़्यादा बर्डन आपको फील होगा। क्लियर ना? कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपको। तो नीट में जब भी आएगा बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, बस डाटा बदला रहेगा और फॉर्मूला आप जो यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का वो होगा हाफ एफ स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट, इसलिए वो रिजल्ट याद रहे आपको। कॉपी में लिख लीजिएगा इसको, लेना एकदम बिल्कुल एकदम याद कर लेना है इसको, यही रिजल्ट हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो K1 K2 है, हाँ ये आपको याद करना पड़ेगा। जो K1 K2 होगा उसका फॉर्मूला होता है गामा A बाई L। क्लियर ना? तो उसी में रखना होगा। ठीक, नोट कर लिया आप लोग? चलिए एक नीट में क्वेश्चन इसी पर बेस्ट देखिए आपको। A block of the mass m is suspended through a wire of the length L, capital L. A block of the mass m is suspended through a wire of the length capital L, due to which elongation in wire small l produced. Due to which elongation in wire small l produced. हो गया? Find potential energy stored in wire. Find potential energy stored in wire. जल्दबाजी मत सॉल्व करिएगा, आंसर तक पहुंचिए सही सही।
आ गया कितना आ रहा है? फॉर्मूले में रखिए, आ जाएगा। जो भी फॉर्मूला आप याद किए हैं आप उसी को बेस बना करके सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर। आप mg स्मॉल लो। mg स्मॉल l/2 कितने बच्चों का है? ठीक, देखिए इसमें जो है जो चेंज इन लेंथ आएगा वो स्मॉल एल आ रहा है, कैपिटल एल दिया हुआ है जो ब्लॉक इससे अटैच है यहाँ पर एम। ठीक, तो ये क्या कांस्टेंट फोर्स जैसा बिहेव कर रहा है क्या? जैसे इसके अंदर जो इलॉन्गेशन है एल, जब मास एम अटैच करेंगे तो इसका लेंथ एल की जगह अब टोटल हो जाएगा एल प्लस एल। क्लियर? तो यहाँ पर जो इसका लेंथ इंक्रीज करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? mg। जो फोर्स mg लग रहा है वो इंक्रीज करवा रहा है, और जब कांस्टेंट फोर्स लगता है तो वहाँ पर हम लोग कौन सा रिजल्ट यूज करते हैं? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो भी जस्ट के बाद लिखवाए थे फोर्स और जो मैक्सिमम इलॉन्गेशन है। देखिए अब रिजल्ट आपको नहीं याद होगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। यही लिखवाए थे मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम इलॉन्गेशन या इलॉन्गेशन इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब mg और टेंशन ऊपर, ये दोनों बैलेंस करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड था हाफ मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम इलॉन्गेशन, तो हो जाएगा हाफ मैक्सिमम फोर्स होगा वही mg और मैक्सिमम इलॉन्गेशन है। ठीक, तो उसी पर बेस्ड था, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से नीट, मतलब नीट में इसी लेवल तक क्वेश्चन आता है। अभी तक जो सिंपल सभी आए हुए अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हुए, तो थोड़ा इसके कंपैरिजन में थोड़ा टफ था, मतलब कैलकुलेशन वाइज टफ था, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज तो आराम से लोग ऐड करके निकाल सकते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए एनर्जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ये कंप्लीट हो गया इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बल्क मॉडुलस। ठीक, हेडिंग दीजिए बल्क मॉडुलस। इसके बारे में तो जब तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कौन कौन सा? यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस को क्या नाम देते थे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और तीसरा बल्क मॉडुलस। तो तीनों में जब हम लोग तीनों का एक जैसा रिजल्ट आता था तो वहां पर बल्क मॉडुलस का क्या रिजल्ट बनकर आएगा? जैसे यंग्स मॉडुलस का क्या था? F/L/A, और या स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यही था। यस सर। तो बल्क मॉडुलस का अब ये हेडिंग दे दीजिए बल्क मॉडुलस, इसको B से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा, ये भी आएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक, ये बता चुके हैं, बस हम इसको एज ए रिवीजन हम बताते जा रहे हैं। इसमें बताइए स्ट्रेन के बारे में, बल्क मॉडुलस में स्ट्रेस के बारे में क्या बोले थे? 2-3 पॉइंट लिखवाए थे। इसको क्या नाम दिया गया था? एक्सेस प्रेशर। इसको नाम दिया गया था एक्सेस प्रेशर। मतलब जैसे अगर वैसे जितना भी हम लोग सिलेबस में जो है स्फीयर जिसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लगेगा, यही हम लोग के सिलेबस में है, जब भी एग्जाम में आएगा स्फीयर को ही लेकर के आएगा। तो इसमें उसमें हम एग्जाम्पल लेकर बताए थे कि मान लेते हैं अगर वो एयर में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इसके चारों तरफ, लेकिन अगर यही स्फीयर लिक्विड के अंदर जाता है तो अगर लिक्विड के अंदर जाएगा तो इसका जो रेडियस होगा वो अब जो है, जो कि प्रेशर ज़्यादा यहाँ पर लगेगा क्योंकि लिक्विड के अंदर चला गया है।
अब देखिए इस प्रेशर का फॉर्मूला भी ये सब आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया जाएगा, क्लियर ना, कि अगर किसी लिक्विड के h डेप्थ तक आते हैं, लिक्विड में h हाइट नीचे आते हैं तो प्रेशर कितना लगेगा, तो उसके बिना तो बल्क मॉडुलस क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला, क्लियर ना। तो इसको हम अभी फॉर्मूला बता देते हैं कि इस फॉर्मूले से हम लोग प्रेशर निकालेंगे, ठीक। तो जब ये अंदर जाता है, डेप्थ में जाता है, तो इसका जो प्रेशर यहाँ पर P1 था, अब वो प्रेशर बढ़कर P2 हो जाता है, मतलब P2 ज्यादा होगा P1 से, तो वहां पर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, तो एक्सेस प्रेशर होगा जो एक्स्ट्रा प्रेशर अब लगेगा वो हो जाएगा P2 माइनस P1। यही जो P2 माइनस P1 है वही स्ट्रेस की जगह है, तो ये हो जाएगा एक्सेस प्रेशर और डेल्टा P, स्ट्रेस इक्वल टू डेल्टा P, मतलब एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाई ये जो है वॉल्यूम में चेंजिंग लाता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा V बाई V, और ये हो जाएगा डेल्टा P बाई डेल्टा V, और V ऊपर चला जाएगा। ये बल्क मॉडुलस आता है, यहाँ माइनस लगता है। अच्छा, माइनस क्यों लगना चाहिए, जैसे ये पॉजिटिव होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, B जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव है, ये आप एनालिसिस करिए, ये आपको नेगेटिव दिखेगा। कैसे देखिए, इसमें एक्सेस प्रेशर तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि ज्यादा में से कम घटा रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव, अब वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। कैसे पता, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है और यहाँ पे वॉल्यूम कम, मतलब फाइनली घट गया, इसलिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो बराबर करने के लिए हम माइनस लगाते हैं, ठीक। ये उस समय नहीं बताया थे क्योंकि हमें डिटेल अब पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस हेडिंग दे करके आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, जो उस समय नहीं बताया था। बल्क मॉडुलस B से डिनोट कर रहे हैं, B से उसी को डिफाइन कर रहे हैं। यूनिट बताइए इसका क्या होगा, बल्क मॉडुलस का जो प्रेशर का होगा, ये सब बेसिक चीजें लिख लीजिए। यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम और वॉल्यूम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यूनिट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, बताइए बल्क मॉडुलस जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस किसके लिए वैलिड होगा, तो नोट कर लीजिए, बल्क मॉडुलस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल मींस सॉलिड लिक्विड गैस। ये तीनों टाइप के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होगा। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए, जैसे जो ये स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है, अगर ये प्योर रिजिड है तो उस केस में उसका बल्क मॉडुलस क्या आएगा, रिजिड स्फेयर है। देखिए रिजिड का मतलब होता है बिल्कुल एकदम वो अपने जगह से कोई भी पॉइंट मूव नहीं करेगा, उसका जो रेडियस है वो फिक्स रहेगा। रिजिड का मतलब रेडियस फिक्स रहेगा। हाँ, जैसे यहाँ से जब यहाँ पर लेकर के आए, लेकिन अगर रिजिड स्फीयर है तो जितना रेडियस यहाँ है उतना रेडियस यहाँ भी होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, तो ये जीरो, तो ये क्या आ जाएगा,
तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, फॉर रिजिड बॉडी बल्क मॉडुलस विल बी इनफाइनाइट। फॉर रिजिड बॉडी बल्क मॉडुलस विल बी इनफाइनाइट। अच्छा, इस माइनस का रीजन लिख लिया आप लोग ना, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है तो नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव यहाँ लगा गया है। अच्छा, बॉडी जो है वो कंप्रेस कब, जैसे कोई भी जैसे इस स्फीयर के अंदर या तो गैस भी भरा हो सकता है, तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, या तो गैस भी भरा हो सकता है, या लिक्विड भी हो सकता है इसके अंदर, या सॉलिड भी हो सकता है। तो बताइए किसको सेम फोर्स लगा करके, सेम फोर्स बोले चाहे सेम प्रेशर लगा करके, किसको कंप्रेस करना आसान है? ठीक है, तो कंप्रेस करने का जो एबिलिटी है वो किसके पास ज्यादा होगा? गैस के पास। तो कंप्रेस करने की एबिलिटी को ही बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, तो कंप्रेसिबिलिटी किसका ज्यादा होगा? उससे कम फिर सॉलिड का। क्लियर ना? तो यहाँ पर जो है कंप्रेसिबिलिटी क्या जस्ट इसके उल्टा रिजल्ट आ रहा है क्या? इसके कैसे? देखिए, अगर ये रिजिड था तो ये तो जीरो हो गया था, तो उसका कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो गया, मतलब कंप्रेस होगा ही नहीं। अगर वो रिजिड है तब तो कंप्रेस होगा ही नहीं, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो आ गया, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकता, तो कंप्रेस होने का जो एबिलिटी है वो जीरो है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि चूंकि ये इनफाइनाइट था, अब वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है? जीरो है, तो मतलब इसका जस्ट उल्टा कंप्रेसिबिलिटी है। अच्छा, कंप्रेस मतलब क्या हुआ? कंप्रेस होने का एबिलिटी। क्लियर ना? तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो लिख लीजिए, इसको एटा से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी को एटा से डिनोट कर रहे हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, और इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, एटा इज इक्वल टू 1/b। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। और इसका यूज सबसे अधिक थर्मो में पड़ेगा। क्लियर ना? जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज अच्छे से है, तो वहां पे आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा वैसे थर्मो में। अगर इसमें जो क्वेश्चन के बिहार पर अगर हम लोग बात करें, तो जैसे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन दिए हुए जिसमें पी को लाना है, मतलब एक्सेस प्रेशर को लाना है, तो उसमें बॉल को पहले एयर में रख रहा है, फिर इसको लिक्विड में ले जा रहा है, तो आपको जरूरत पड़ेगा प्रेशर निकालने के लिए। तो इसको अभी लिख लीजिएगा, बाद में जब फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे तो इसको ड्राइव करके लाएंगे। अगर हम लोग इसके लिक्विड के सरफेस से एच हाइट नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफाइन होता है P इज इक्वल टू, देखिए ये लिक्विड का लेयर है, लिक्विड लेयर है, तो इसके ऊपर एयर होगा, जब एयर लिक्विड के ऊपर एयर होगा तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा एटीएम 1 एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू एयर में 1 एटीएम होता है। अभी याद कर लीजिएगा, आगे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, अगले ही चैप्टर में पढ़ना हम लोग को है। तो यहाँ पर इसको पी नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं, एयर के प्रेशर को पी नॉट से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ से जब एच हाइट नीचे आएंगे लिक्विड के अंदर, तो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर P A is equal to P naught plus H rho G। बस इसको आंख बंद करके अभी फिलहाल क्वेश्चन लगाने के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक? मतलब सब डाटा दिया रहेगा, किसका क्या मतलब है वो देख लीजिए। H deep in liquid from
लिक्विड सरफेस, डीप इन लिक्विड फ्रॉम लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस से जितना वो डीप में जा रहा है वो H है। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8। P नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका वैल्यू होता है 10⁵ पास्कल या 10⁵ मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये एयर प्रेशर है, ये एयर प्रेशर। हो गया? ये ना, तो देखिए इसमें जो है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे तब? जैसे मान लेते हैं कि वो H हाइट नीचे चला है, यहाँ पर H हाइट नीचे चला है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे डेल्टा पी की जगह? यहाँ पर हम लोग हमेशा एक्सेस प्रेशर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब एयर में था तो उसका P1 का वैल्यू P नॉट था, क्योंकि एयर में था। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन फंसेगा, इसको समझिएगा। P1 कितना होगा? यहाँ पर P नॉट होगा, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? P नॉट प्लस, तो ये आ गया P2, तो एक्सेस प्रेशर कितना आएगा? तो P नॉट प्लस H रो जी माइनस P नॉट, ये कैंसिल होगा, H रो जी। यही एक्सेस प्रेशर है जो हम यहाँ पर बार बार रखेंगे, यहाँ पर। ठीक, जो बुकलेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग H रो जी को भी डेल्टा पी की जगह रखेंगे। तो इसको एज एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। हो गया? अब इसका भी होमवर्क लिखिए इसमें, क्योंकि सर फॉर्मूले पे बेस है, इसमें फॉर्मूला लिखवा देना है। इसमें होमवर्क दे देना है आप लोग को, फॉर्मूले पर ही बेस है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 में क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54, 55, 56, 57, 59, 59 बुकलेट में देख रहे हैं आप लोग ना, इसमें जो लिखा हुआ है 200 लीटर्स, उसका कोई यूज नहीं है, उसको कट कर दीजिए, नहीं वो कंफ्यूज करेगा आपको। 59 में जो लास्ट में लिखा है 200 लीटर्स, उसको कैंसिल कट कर दीजिए। 60, 61, 62, हो गया 62,
63 जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, मतलब थर्मो पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको थर्मो लिख दीजिए, उसमें थर्मो का ये क्वेश्चन है, कभी नहीं ट्राई करना है। 64 आउट ऑफ सिलेबस है, पॉइजन्स रेशियो हटा है इस साल, तो यहाँ पर यूज पड़ेगा पॉइजन्स रेशियो का, उसके बारे में सुनना ही नहीं, आपको नाम ही नहीं सुनना है, मतलब ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। 64 हटा दीजिए, कट कर दीजिए 64, 65, 66 से लेकर के 69 तक पूरा, और 70 जो है वो पॉइजन्स रेशियो है ना, वहाँ पे लिखा होगा 70 में, देखिए लास्ट में, जहाँ भी पॉइजन्स रेशियो आ जाए वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 70 नहीं सॉल्व करना है, और इसके साथ आपका चैप्टर समाप्त हुआ ये। लेकिन अच्छा, जितने भी होमवर्क आपको दिए हैं सिर्फ सब के वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा फार्मूले पे, इतना आसान है। तो सब क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन थोड़ा हटकर है जो हम क्लास में ही कर पाएंगे, जो आपके होमवर्क में नहीं है, इतना पूरा कंप्लीट कर देंगे। लगभग ये 1.5 घंटे का करीब अभी एक